होती है कि पीएचडी के एंट्रेंस के बाद जब हम इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया जाता है तो जो सिनॉप्सिस प्रपोज़ल किस तरीके से हमें तैयार करनी पड़ती है उसके विषय में आइडिया नहीं होते या बहुत कम आइडिया होते हैं। तो मैं आज उसी की एक रूपरेखा, एक उदाहरण आपके सामने दिखाना जा रहा हूँ कि किस तरीके से वो सिनॉप्सिस तैयार की जाती है। तो देखिए, मेरे हाथ में अपना एक सिनॉप्सिस है जो मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान वो रखा था। तो इसमें सबसे ज़रूरी जो बातें हैं मैं आपको वही आपको सामने बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि आपका जो रिसर्च सिनॉप्सिस होगा वो मैक्सिमम 8 से 10 पेज का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए लंबा, क्योंकि जो एक्सपर्ट बैठे रहते हैं उनके पास उतना समय नहीं होता कि आपके सभी पेजेस को वो उल्टा उल्टा के देख सके। इसीलिए हमारी बातों को हमें बहुत ही कम शब्दों में अच्छी ढंग से उसे उनके सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके सबसे पहले हम देखते हैं कि कवर पेज कैसा होना चाहिए। तो कवर पेज में उसे आप इस तरीके से डेकोरेशन कीजिए, एक बॉर्डर दे दीजिए जिससे उनको उसको देखने में अच्छा लगे। और सबसे ऊपर अपने टॉपिक का नाम, कि आपने किस टॉपिक को लेकर अपने वो इंटरव्यू में आए हैं, मतलब आप किस टॉपिक पे अपना शोध कार्य करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, उस जिस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आप जा रहे हैं तो उसका एक लोगो और उसके नीचे उनका नाम, कि कौन सा यूनिवर्सिटी का ये लोगो है। उसके बाद ये पीएचडी उपाधि हेतु आपकी शोध प्रक्षेपिका या शोध सार, आप ऐसे भी लिख सकते हो, शोध प्रक्षेपिका या शोध सार, या इंग्लिश में लिखना है तो आपको फॉर इंटरव्यू फॉर पीएचडी रिसर्च सिनॉप्सिस, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आकर शोध निर्देशिका, यह कॉलम उस समय आपका ये रहेगा, ब्लैंक रहेगा, क्योंकि उस समय आपका जो गाइड होगा वो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो कोर्स वर्क करने के दौरान के बाद आपको ये पता चलता है कि आपको ये कंफर्मेशन होती है कि आप इनके अंडर कर सकते हैं। तो ये बाद में पता चलता है। शोध निर्देशिका जिनके अंदर आप गाइड मतलब होता है करना चाहते हैं, उसके बाद वो आपका ब्लैंक रहेगा उस समय। उसके बाद होएगा प्रस्तुतकर्ता, यानी आपका अपना डिटेल, जो आप अपना नाम लिखेंगे और बस उस समय तो नाम ही लिखना होता है कि और कुछ चाहिए नहीं वहाँ पे। उसके बाद जो सेशन आपका, साल कौन सा, कब आपने एडमिशन लिया। नेक्स्ट पेजेस में आपको शुरू होता है, आपने टॉपिक अपने बाहर रख दिए हैं, इसलिए यहाँ पे प्रस्तावना, सबसे पहली प्रस्तावना, कि आप जो ये टॉपिक आपने रखा है इसकी रिलेवेंस के बारे में आप यहाँ बताना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरी है हमें ये टॉपिक पे रिसर्च करना, मेरे लिए कितना क्यों महत्वपूर्ण है और क्या बेनिफिट होने वाला है आगे चलकर हमें या हमारे लिटरेचर को। तो ये आपके प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये विषय प्रवेश। विषय प्रवेश कि आपने जो विषय लिया है उसकी महत्व क्या है, उसकी रिलेवेंस क्या है। महत्व मतलब वही है कि मतलब यहाँ पे आप किन चीज़ों को आप दर्शाना चाहते हैं, कि आप क्या क्या खोज करना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आपके इस शोध कार्य के बाद इन इस विषय में क्या नई चीज़ों को आप इंक्लूड करना चाहेंगे, नया चीज़ आप रखना चाहेंगे। तो ये सब आपको अपने इस विषय प्रवेश में आप दे सकते हैं। और थर्ड पैरा में आप लिख सकते हो अध्याय वर्गीकरण की रूपरेखा। मीन्स द जो आप अपने थीसिस बनाना चाहेंगे, अपना काम करना चाहेंगे, उनको किन किन अध्यायों के द्वारा आप उसको दर्शाना चाहेंगे। और मैक्सिमम 5 या 6 अध्याय बहुत होता है पीएचडी थीसिस की एक बनाने के लिए दौरान। तो वो आपको दिखाना है कि पहले अध्याय में आप किस चीज़ का चर्चा करेंगे, सेकंड अध्याय में किस तरीके से आप डिटेल चर्चा करेंगे, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड लास्ट उपसंहार या निष्कर्ष,
कि आपको क्या मिला और आपने क्या चाहा था और आपको क्या किस तरह रूप में मिला या नहीं मिला, वो आप सबके सामने रखेंगे। तो एक्चुअली ये कहें, यूँ कहें कि अध्याय वर्गीकरण की रूपरेखा जो होती है वो अपने अपने स्टाइल में होती है, अपने अपने सुविधा अनुसार आप करते हैं कि मैं प्रथम अध्याय में इन चीज़ों की चर्चा करूँगा, सेकंड अध्याय में इन चीज़ों पे चर्चा करूँगा। मतलब आप अध्याय का इस तरीके से वर्गीकरण करते हैं, आप अपने लेसन चैप्टर को इस तरीके से डिवाइड करते हैं जो आपकी रिसर्च काम को करने में मतलब क्या है कि एक ये दे कॉन्टिन्यूटी दे, आपको आगे बढ़ने में मदद करे कि मुझे इन टॉपिक पे काम करना है और उसके फील्ड में जाके आप काम कर सकें। तो वो आपका एक दिशा निर्देशित करती है। तो इसीलिए चैप्टराइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है रिसर्च सिनॉप्सिस में, रिसर्च थीसिस में। तो इसीलिए आप जिस एक चैप्टर बनाया आपने, तो वो आप मान लीजिए किसी लेखक का बना रहे हैं, तो उसका फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए व्यक्तित्व एंड कृतित्व, कि उनका व्यक्तित्व कैसा, कैरेक्टर कैसा, उनका काम कैसा। उसके बाद उसके जो सामने आप जाना चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप एक एक चैप्टर बनाते जाइए और उसके संदर्भ में आप अपना काम, अपनी खोज करते जाइए। तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है। इसीलिए हम अध्याय का वर्गीकरण करते हैं जिससे हमें एक दिशा मिली रहे कि हमें इस दिशा पे काम करना है। नेक्स्ट, साहित्य सर्वेक्षण, ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है। साहित्य सर्वेक्षण का मतलब ये होता है कि आपका जो ये टॉपिक है वो पहले भी किसी ने किया है, इस पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो वो काम आपके इस टॉपिक से किस तरीके से अलग है, वो बात आपको यहाँ दर्शानी होती है कि किस तरीके से वो और इनमें अंतर है, माइनर हो या मेजर हो, वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो साहित्य सर्वेक्षण यानी इंग्लिश में कहें तो लिटरेचर रिव्यू, ये इसको कहा जाता है। और उसके बाद देखिए कि शोध प्रविधि, शोध प्रविधि, शोध प्रविधि के बारे में बहुत ही अच्छी धारणाएं नहीं हैं लोगों को, लेकिन आइडिया नहीं होता कि ये होता क्या है। तो सबसे बहुत ही इजी है ये कि शोध प्रविधि से मतलब ये सिर्फ इतना है कि आप जो ये काम करने जा रहे हैं, तो उस संदर्भ में आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, आप किस किस प्रकार के रिसर्च के द्वारा अपने इस कार्य को अंजाम देंगे, पूरा करेंगे। कि जैसे कि मान लीजिए किसी की तुलनात्मक होती है तो तुलनात्मक शोध कार्य आप लिख सकते हैं, किसी का वैज्ञानिक ढंग से होता है तो वैज्ञानिक शोध प्रविधि आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आप जिस शैली में वो शोध करेंगे, जिस स्टाइल में आप वो शोध करना चाह रहे हैं, तो उसकी रूपरेखा, उसकी झलकी आपको इस यहाँ पे एग्जाम्पल के तरह में आपको प्रस्तुत करना होता है। शोध प्रविधि मतलब शोध करने का स्टाइल मेरा क्या होगा। नेक्स्ट, निष्कर्ष या उपसंहार। तो निष्कर्ष या उपसंहार लिखकर आप इसको एंडिंग कर सकते हैं और इसमें सिंपली ये लिखना होता है कि इस शोध कार्य का आपका उद्देश्य क्या है, आपको क्या चाहिए, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और किस तरीके से ये दूसरों से अलग होगा, वो आपको यहाँ पे बताना होता है निष्कर्ष में या उपसंहार में। तो इसकी एक पीडीएफ या फ़ोटो मैं आपको अपने इस चैनल के लास्ट में लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में और लिंक दे दूंगा, जिससे आप इसको एक बार देख सको कि किस तरीके से मैंने डिवाइड किया है। तो उसके बाद यही है आज का छोटा सा एक वीडियो था, स्पेशली पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए जो एंट्रेंस के बाद सिनॉप्सिस तैयार करने की भागा दौड़ी करते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं मिलता। तो ये उनके लिए एक छोटा सा हेल्प है मेरे द्वारा कि आप इस तरीके से अपना सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ उन एक्सपर्ट को अपनी सिनॉप्सिस से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ, इनमें वो डेडिकेशन है, वो काम करने का जुनून है, जो जो हमें, जिसके लिए इन्हें हमें मौका देना चाहिए। इतना अच्छी तरीके से, अगर अच्छे ढंग से आप उसको बना के लेके जाते हैं तो वो ज़रूर आपको प्रभावित करता है, करेगा।
और आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। और एक चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी कि एट द लास्ट पेज, एकदम लास्ट पेज में आपको उसका रेफ़रेंस भी देना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे मैंने अभी छोड़ दिया, उसको भूल गया मैं। तो रेफ़रेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो रेफ़रेंस 2 तरीके से भी दिया जा सकता है। मान लीजिए कि आपने एक पेजेस में कहीं पे कुछ रेफ़रेंस दिया है, तो उसको एक नंबर देके आप उसके बॉर्डर के लाइन के नीचे एकदम बॉटम में, जहाँ बॉर्डर ख़त्म होता है, वो बॉर्डर के नीचे उस नंबर को लिख के आप उसको वो रेफ़रेंस भी बता सकते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है और पेज नंबर क्या है। जितना भी रेफ़रेंस आपकी क्लोज़ होगी वो बहुत ही प्योर होगी, ओरिजिनल होगी। एंड नेक्स्ट, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो एक बहुत पुराना तरीका है कि सब कुछ लेने के बाद, लिखने के बाद, आप लास्ट में, लास्ट पेज में एक संदर्भ ग्रंथ सूची या रेफरेंस बुक्स वो लिख के आप उसमें वो डाटा डाल सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिए हैं। तो इस तरीके से आपका जो ये रिसर्च सिनॉप्सिस है वो तैयार हो जाएगी, और इस तरीके से आपको काम करने के लिए एक दिशा निर्देश मिल जाएगा। तो यही था आप सभी के लिए जो स्पेशली पीएचडी रिसर्च स्कॉलर बनने जा रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी हेल्प कहे तो। इसी तरीके से बने रहे मेरे चैनल पे, आगे के डिटेल तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, जो मेरा मोटिव होगा आपको हेल्प करना। थैंक यू।